ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज तुम्हारा एक पेंडिंग बच गया जो वर्ड प्रॉब्लम। अभी तक जो सीखा क्या था ऑलरेडी देखो, इन इक्वेशंस z मैक्सी मिनी दिया रहता था, हम लोग क्या फाइंड करते उसका, याद है मैक्सी मिनी फाइंड कर रहा था, या तो पहले क्या फाइंड किया फिजिबल रीजन। जो क्वेश्चन सॉल्व करना था ना वो खत्म। अभी जो मुझे क्वेश्चंस क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है, सॉल्व करने नहीं बोल रहा है, क्या करना है सिर्फ मुझे क्वेश्चन फ्रेम करना है, क्वेश्चन बनाना है। उसके लिए कुछ वर्ड्स को समझो, वो वर्ड्स में पहला वर्ड्स आएगा तुम्हारा मीनिंग ऑफ एलपीयू। देखो पहला वर्ड आएगा डिसीजन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स याद है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं उससे समझो। याद है क्वेश्चंस, लेट्स कंसीडर, मैंने बोला z, याद है z मैक्सी या मिनी होता था, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू क्या रहता था, z इक्वल्स टू लेट्स कंसीडर 2x प्लस 3y। इसके बाद याद है इन इक्वेशंस रहता था, लेट्स कंसीडर माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 6 और लास्ट में याद है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता था 0। इसमें समझो, ये इसमें जो x एंड y यूज किया उसको क्या वर्ड बोला मैंने, डिसीजंस वेरिएबल। द वेरिएबल विच इन्वॉल्व इन एलपीपी इज कॉल्ड एज डिसीजंस वेरिएबल। क्लियर। सेकेंड, सेकेंड समझो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब क्या, यही तुम्हारा जो क्वेश्चन हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमाइज या फिर क्या करता था मिनिमाइज, उसको क्या वर्ड बोला, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट समझो कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब क्या, यही तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू, इसको क्या बोला गया वर्ड कंस्ट्रेंट। एंड लास्ट में आएगा नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। याद है x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होता था हमेशा पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव आया, मतलब क्या वर्ड आया नॉन निगेटिविटी। सारे टर्म्स समझा। पहला क्या वर्ड आया डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स मतलब x एंड y या फिर x1 x2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग x एंड y यूज करेंगे। उसके बाद मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, उसको क्या वर्ड बोला ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। इसको क्या बोला लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या वर्ड बोला उसको कंस्ट्रेंट। ठीक है, एंड लास्ट में ये कौन सा कंस्ट्रेंट आएगा, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। क्लियर। ये सारे टर्म्स इन्वॉल्व होता है। अब क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए कुछ स्टेप्स है जो हम लोग फॉलो करेंगे। नाउ अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप। स्टेप 1 क्या होता है, आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल्स। तुम्हें सबसे पहले क्या वेरीफाई करना है और आइडेंटिफाई करना है डिसीजंस वेरिएबल, मतलब x एंड y क्या होगा सबसे पहले ये सोचो। क्या वर्ड बोला समझा। द मोमेंट x एंड y हम लोग वेरीफाई कर लेंगे ना, उसके बाद सेकेंड स्टेप आएगा आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन याद है, या तो z क्या होगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो हम लोग x एंड y आइडेंटिफाई करने के बाद हमेशा क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल, मतलब इक्वेशंस लिखेंगे z का जो भी आएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली ये। उसके बाद स्टेप 3 आइडेंटिफाई द डिफरेंट कंस्ट्रेंट एंड एक्सप्रेस देम एज अ मैथमेटिकल इक्वेशन। ये डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होता है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे और लास्ट में बाय डिफॉल्ट क्या लिखेंगे, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। यही स्टेप्स हम लोग सारे क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। क्या बोला समझा। फॉर एग्जाम्पल देखो ये समझा, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेगा डिसीजन वेरिएबल, पहले वेरिएबल उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एग्जाम्पल लेते क्वेश्चंस का बेटर तरीके से समझेगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे सारे स्टेप्स लिखा हुआ है। ये रहा तुम्हारा 7.3। ठीक है, 7.3 के क्वेश्चन समझो, एक एक क्वेश्चन समझो क्या होता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या लिखा है, बोलो कैसे आएगा, ध्यान से समझना जरा। सबसे पहले मुझे क्या समझना है, एक्स एंड वाई। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन, ठीक है, अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैजेट्स ए एंड बी which are first processed in the foundry and then sent to machine shop for the finishing। समझा, दो टाइप्स के गैजेट मैन्युफैक्चर करता है ए एंड बी। वो पहले कहाँ पे जाता है, प्रोसेस होता है फाउंड्री में, फिर किया जाता है मशीन शॉप में फिनिशिंग होने के लिए। इतना क्लियर। उसके बाद the number of man hours labor required in each shop for the production of A and B per unit and the number of man hours available in the firm are as follows। मतलब समझो,
गैजेट ए को प्रोड्यूस करने के लिए फाउंड्री में कितने आवर्स लगता है 10, और मशीन शॉप में कितना लगता है 5 आवर्स एक के लिए। सेम गैजेट बी को 6 आवर्स 4 आवर्स, टोटल टाइम अवेलेबल कितना है 60 आवर्स फाउंड्री में, और मशीन शॉप कितना यूज होता है 35 आवर्स। ये जो टाइम अवेलेबल है ये क्या है मैक्सिमम टाइम अवेलेबल। मशीन शॉप कितने टाइम के लिए खुला है सिर्फ 35 आवर्स के लिए, मतलब मैं मशीन शॉप को ज्यादा से ज्यादा कितना यूज कर सकता हूँ 35, या से उससे ज्यादा 36 यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं। इतना क्लियर। उसके बाद समझो प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज ₹3, मतलब गैजेट ए बेचता है तो कितना रुपए कमाता है 30 रुपए एक के ऊपर, और गैजेट बी के ऊपर 20 रुपीज पर यूनिट। फॉर्मुलेट द एलपीपी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या बोला समझा? कंपनी को दो ही टारगेट, प्रॉफिट क्या करना है मैक्सी, और लॉस बोल रहा हूँ कॉस्ट क्या करना है मिनिमाइज। क्या बोला समझा? दो ही चीज टारगेट होता है हमेशा कंपनी का। हमेशा एक्स एंड वाई कहाँ से डिफाइन होगा पता है? जहाँ पे भी प्रॉफिट और लॉस उनका कॉस्ट दिया रहेगा वहीं से डिफाइन होगा। समझो जरा समझाता हूँ, यहीं से एक्स एंड वाई डिफाइन होगा। जो गैजेट ए है वो गैजेट ए को जब मैन्युफैक्चर करता है तो एक बेचता है तो कितना रुपए कमाता है 30 रुपए, 30 रुपीज एक के ऊपर। मान ली दो गैजेट बनाया तो कितना प्रॉफिट कमाएगा 60, समझा? और शाबाश, एक बनाता तो 30, दो बनाता तो कितना 60 रुपए। मान ले 5 का करेगा तो 150, 10, 300। अब सुन, मुझे पता है क्या कितना गैजेट मैन्युफैक्चर किया, नहीं, तो गैजेट ए मान लेते कितना मैन्युफैक्चर किया x, क्या मान लिया x। तो गैजेट टोटल नंबर ऑफ गैजेट्स कितना मैन्युफैक्चर किया x, तो बताओ उसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमाएगा टोटल y। कैसे में x, प्रॉफिट कितना कमाएगा x कैसे कमाएगा, मतलब 10 गैजेट मैन्युफैक्चर के मान लो x का लिए 10 है तो 10 रुपए कमाएगा। अभी तो बताया तुम लोगों ने, अरे 30 तो एक के ऊपर कमा रहे ना। हाँ सही बोली उसने, कितना कमाएगा प्रॉफिट, अबे 30 एक के ऊपर कमा रहा है, कितना मैन्युफैक्चर किया x, तो कितना हो गया वो, यहाँ पे तो पता था ना तेरे को कितना है, पर यहाँ पे पता है क्या। अब मान ले x 5 मैन्युफैक्चर किया तो 30 × 5 150 कमाएगा। 100 कमाया, 100 मैन्युफैक्चर किया तो 30 × 100 3000 कमाएगा। कोई तकलीफ, समझा? तो यहाँ से x डिफाइन हो गया। व्हाट इज x, व्हाट इज x, x इज नंबर ऑफ गैजेट A is manufactured by the firm, बराबर। अब देखो, और B के ऊपर कितना रुपए कमा रहा है 20 रुपए, मतलब लेट्स कंसीडर गैजेट B के बारे में सोचो, एक के ऊपर 20 रुपए तो 5 के ऊपर 100, 10 के ऊपर 200, तो दिमाग लगा वाई गैजेट B जो है वो कितने मैन्युफैक्चर किया पता है नहीं, तो उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं y, तो उसके ऊपर तेल लगा के प्रॉफिट कितना कमाएगा 20। समझ रहे हो? यही से तुम्हारा x एंड y। तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन में पहले लेके इसको लेट जाएंगे, लेट, क्या लिखेंगे लेट x नंबर ऑफ कौन सा गैजेट A and y नंबर ऑफ कौन सा गैजेट B is manufactured by the firm, लिखा ना। तो मान लेते हैं कंपनी ने कितने गैजेट एक टाइप का मैन्युफैक्चर किया x, और y टाइप B टाइप का गैजेट कितना मैन्युफैक्चर किया y। अब बताओ
सुनो तो बताओ, मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट ऑन गैजेट ए कितना हो जाएगा? गैजेट ए इज 30x एंड प्रॉफिट ऑन गैजेट बी इज, बोलो कितना हो जाएगा? 21। और मुझे प्रॉफिट को क्या करना है? मैक्सी या मिनी? शाबाश। तो देखो देयरफॉर यहां से क्या मिल जाएगा तुम्हें? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बोलो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? z इज इक्वल्स टू, बोलो क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट मेरा ये ना 30x प्लस 21। इसको मैक्सी करना है या मैंने, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैक्सिमाइज टू z इक्वल्स टू 30x प्लस 21। याद है? स्टेप्स देखो, वापस देखो क्या बोला था यहाँ पे? सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई द डिसीजन वेरिएबल, क्या हम लोग ने वही डिफाइन किया? बराबर। उसके बाद क्या बोला? आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज z। z को ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? कंस्टेंट विच इज इन इक्वेशंस। अब इन इक्वेशन देखो कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो कैसे होगा? इन इक्वेशंस जरा समझना, दिमाग लगा। फाउंड्री में गैजेट ए को, एक गैजेट को काम करने के लिए कितना टाइम लगता है? 10 आवर्स। हमने, कंपनी ने कितने गैजेट्स मैन्युफैक्चर किया? अबे ए टाइप का गैजेट कितना मैन्युफैक्चर किया? x। तो उसको टोटल आवर्स कितना लगेगा? 10x। क्या बोला, समझा? अगर दिमाग वापस से सोच, गैजेट ए वाला है, उसको एक को कितना टाइम लग रहा है? 10 आवर्स। ऐसे कितने गैजेट्स बनाए मैंने? x। तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा? 10x। सेम गैजेट बी कितना, एक गैजेट बी को कितना टाइम लगता है? 6 आवर्स। हमने कितने गैजेट्स बनाए? y नंबर ऑफ गैजेट्स, तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा? 6 आवर्स। और ये दोनों का यूज करके, दिमाग लगा, यहाँ पे क्या लिखा तूने? 10x प्लस 6y। ये दोनों का गैजेट यूज करके मशीन ज्यादा से ज्यादा फाउंड्री कितना टाइम के लिए अवेलेबल है? 60। तो बताओ यहाँ पे जो 60 क्या आएगा? लेस देन या ग्रेटर देन? लेस देन इक्वल्स टू। क्यों? क्योंकि ये दोनों का ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा के कितना टाइम यूज करूंगा? 60 आवर्स। ज्यादा से ज्यादा, उससे कम यूज करूंगा चलेगा? हाँ। उससे ज्यादा यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं, उसके बाद फाउंड्री अवेलेबल है ही नहीं। क्लियर? ये जो लिखा ना, अब इसी को थोड़ा प्रवचन लिखेंगे इंग्लिश में, फिर ये लिखेंगे। सेम दूसरा इक्वेशन समझ गया? 10x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल टू 60। तो दूसरा क्या आएगा? हो गया। और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खत्म। हमको देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, बाबा बाबा किधर है? फॉर्मुलेट द एलपीपी। सॉल्व करने बोला है क्या? सिर्फ इक्वेशन फॉर्मुलेट करना। ठीक है, चलो वो डेटा को लिखेंगे फिर इंग्लिश में लिखेंगे। तो देखो अभी इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? बोलो गैजेट A takes 10 hours and gadget B takes 6 hours in the foundry and total time available in the foundry is 60 hours. Therefore, डायरेक्ट लिख दो। हाँ देखो अलग अलग तरीके लिखने के, ठीक है? मैं एक तरीका लिखता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा? गैजेट, क्या लिखेंगे? A takes कितना लिखेंगे? takes 6 hours। 6 hours कितना लिखा है? सॉरी 10 आवर्स। कितना लिखा है? गैजेट ए टेक्स 10 आवर्स एंड गैजेट बी टेक्स 6 आवर्स इन द फाउंड्री। बराबर। एंड टोटल टाइम बताओ, क्या लिखेंगे? एंड टोटल टाइम available is
60 आवर्स। बोलो बस ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम के लिए अवेलेबल हो? 60 आवर्स के लिए अवेलेबल है। तो बताओ यहां से क्या होगा? देयरफॉर क्या होगा? 10x plus 6y is less than equals to 60। इक्वेशन लेट्स कंसीडर 1। फिर किसको याद करेंगे? सिमी को। किसको याद करेंगे? सिमी लरली। सिमी लरली। बताओ आगे क्या होगा? सेम बताओ क्या होगा? गैजेट A takes 5 hours and gadget B takes 4 hours in the machine shop and maximum time available is 35 hours। therefore in equation आएगा तो चलो यहाँ पे क्या लिखूंगा? गैजेट ना, गैजेट A takes कितना? 5 hours and gadget B takes कितना? 4 hours in the machine shop and maximum time available is शाबाश 35 hours। तो बोलो इन इक्वेशंस क्या होगा? देयरफॉर बोलो 5x इक्वल्स टू 35। लास्ट में क्या आएगा? नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। लास्ट में लिखेंगे नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। याद है नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट क्या था? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अच्छा ये नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट का मतलब समझो। अब समझो क्यों ये निगेटिव नहीं हो सकता। व्हाट इज x? x इज नंबर ऑफ गैजेट्स ना। कंपनी मान ले कम से कम एक गैजेट मैन्युफैक्चर करेगा, 5 करेगा, ऐसा होगा क्या? -1 मैन्युफैक्चर किया मतलब क्या पैदा कर रहा है या उल्टा ले रहा है? माइनस मतलब उल्टा हो ना, समझा? तो x और y निगेटिव हो सकता है क्या? इसलिए इसको क्या लिखते हैं? नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। लास्ट में क्या करने का? ये सारे को एक साथ समराइज करने का, ठीक है? सो दैट मान ले टीचर को अगर इतना प्रवचन उसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ लास्ट का इक्वेशन देखे और मेरे को करेक्ट कर दे आंसर। हो सकता है ना? तो देखो कैसे लिखेंगे, याद है? पहला z क्या था? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज बोलो z इक्वल टू क्या लिखा था? सबको एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा जाए? 30x प्लस 20y। 30x प्लस 20y। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे समझो? ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बोला सब्जेक्टेड टू। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टेड टू। याद है वहां पे लिखा रहता था सब्जेक्टेड टू इक्वेशन। बोलो यहाँ पे क्या आएगा? 10x प्लस 6y इज लेस देन इक्वल्स टू 60। और दूसरा क्या आया? 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू शाबाश 35। लास्ट में क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये रहा इसका आंसर। कोई तकलीफ? समझा मैंने क्या किया? लास्ट में क्या किया? उसको समराइज किया ताकि टीचर को ध्यान दे, अगर हो भैया अच्छा सही लिखा है, कड़ाक सही आंसर है। क्या बोला? समझा? इजी। बस फॉर्मुलेट करना है, सॉल्व करना था क्या? नहीं। इतना क्लियर? तो देखो कोई डाउट है? कोई डाउट तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वापस बताता हूँ। सारे क्वेश्चन सेम है। बस तुझे क्या डिफाइन करना पहले? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई कहाँ से मिलेगा? जहाँ पे भी क्या बात करेगा? प्रॉफिट और कॉस्ट लॉस, मैक्सी या मिनी। वहाँ से क्या फाइंड करेंगे? जेड। टैबुलर फॉर्म में डेटा दिया रहेगा, समझ जाने का। चलो नेक्स्ट ट्राई करें। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ये रहा सेकेंड। बोलो सेकेंड क्या लिखा है? जरा पढ़ो क्या लिखा है? In a cattle breeding farm, it is prescribed that the food ration for one animal must contain 14, 22 and 1 unit of nutrients A, B and C respectively। मतलब समझा? अच्छा कैटल ब्रीडिंग फार्म क्या होता है? कैटल ब्रीडिंग फार्म
कैटल ब्रीडिंग फॉर्म मतलब ऑब्वियसली जिधर जानवर को रखते, दैट इज कैटल ब्रीडिंग, तबेला, तबेला, समझा, दैट इज कैटल ब्रीडिंग फार्म। फूड राशन फॉर वन एनिमल मस्ट कंटेन मतलब कि 14 ग्राम्स न्यूट्रिएंट्स ए, 22 ग्राम्स न्यूट्रिएंट्स बी एंड 1 ग्राम न्यूट्रिएंट्स सी। मस्ट कंटेन मतलब कम से कम होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा? कम से, समझा? मान लिया इंसान को जिंदा रखना है तो कम से कम इतना दे, जिंदा रहेगा। ज़्यादा कितना भी दे, दबा के खाएगा, पेट फुकाएगा, वो भी मोटा होएगा। मस्त मतलब मिनिमम इतना देने का है, समझा? सेम, 2 different kinds of fodder are available. Each unit of these two contain the following amount in 3 nutrients. ये fodder क्या था? fodder, fodder क्या देंगे उनको? चारा। क्या देंगे? चारा, पता है ना? अलग अलग 2 टाइप के फॉडर है। देखो फॉडर 1, फॉडर 2। देखो न्यूट्रिएंट्स ए बी सी। देखो न्यूट्रिएंट्स ए फॉडर 1 में कितना अवेलेबल है? 2 ग्राम। यूनिट लिखा है क्या? नहीं ना, यूनिट लिखा है, 2 यूनिट्स। न्यूट्रिएंट्स ए जो फॉडर 2 में कितना है? 1 यूनिट, एंड सो ऑन, सेम डेटा। द कॉस्ट ऑफ फॉडर 1 इज ₹3 पर यूनिट। मतलब फॉडर 1 को एक यूनिट, एक फॉडर खरीदता हो तो कितना रुपए लगता है? 3 रुपए। और फॉडर 2 को खरीदता हो तो कितना रुपए लगता है? 2 रुपए। मुझे बता। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों का मिक्सचर करेंगे, मिक्स करके देंगे, खा और जिंदा रहे ना, तेल वेल लगा के दूध निकालेंगे। द कॉस्ट ऑफ फॉडर 1 इज ₹3 पर यूनिट। एक फॉडर 1 का एक का कॉस्ट कितना है? 3 रुपए। मुझे बता कितना खरीदा? x। कितना खरीदा? x। अगर x नंबर ऑफ फॉडर 1 खरीदा तो उसका प्राइस टोटल कॉस्ट कितना जाएगा? कितना आएगा? 3x। और फॉडर 2, एक फॉडर 2 का कॉस्ट कितना है? 2 रुपए। कितने फॉडर खरीदा रे? y। क्या बोला? तो उसका कॉस्ट टोटल कितना जाएगा? 2y। और दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल, अच्छा देखो, फाइंड द, टू मिनिमाइज द कॉस्ट। कॉस्ट को क्या करना है? मिनिमाइज। तो मिनिमाइज z मिल जाएगा। z इक्वल से क्या होगा? 3x प्लस 2y। अभी इसको इंग्लिश में लिखे, चलो लिखना चालू करो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट। क्या लिखेंगे? लेट। क्या आएगा? लेट x नंबर ऑफ फॉडर 1 एंड क्या आएगा बोलो? y नंबर ऑफ फॉडर 2 is required in the cattle। क्या लिखेंगे? कैटल ब्रीडिंग फॉर्म। इतने की रिक्वायरमेंट है। कोई तकलीफ? इतना समझा? चलो देयरफॉर देखो क्या आएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ फॉडर 1 इज रुपीज क्या आएगा? 3x एंड टोटल कॉस्ट ऑफ फॉडर 2 इज रुपीज क्या आएगा? 2y। Therefore, right, क्या आएगा? मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू क्या आएगा? क्या आएगा? 3x प्लस 2y। कॉस्ट को हमें क्या करना है? मिनिमाइज। इतना क्लियर? डन? चलो आगे बताओ। अब ध्यान से देखो, टेबल के डेटा को रीड करो। पहले ध्यान दो, न्यूट्रिएंट्स ए कितना है? ये दिया डेटा, ध्यान से देखो। यहाँ पे 1 एनिमल मस्ट कंटेन क्या लिखा है? 14, 22 एंड 1 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ए। तो न्यूट्रिएंट्स ए मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है? 14 यूनिट्स। कितने? बराबर। तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला उसको लिखना पड़ेगा टैबुलर फॉर्म में। ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है ना, तो सेम टैबुलर फॉर्म डेटा बनाओ। ऐसा सेम टेबल फॉर्म में बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो
मिनिमम क्या है वो, उसको कोई वर्ड देना पड़ेगा, तो लेट्स कंसीडर उसको नाम दे देता हूं मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्या लिखेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो बताओ न्यूट्रिएंट्स ए मिनिमम कितना रिक्वायर है रे, 14। तो यहाँ पे क्या आएगा 14। न्यूट्रिएंट्स बी कितना रिक्वायरमेंट है 22, और न्यूट्रिएंट सी कितना रिक्वायरमेंट है 1। अब मान लो कुछ भी नहीं दिमाग लगाया, तो सोच इन इक्वेशन सोच पहले बनाऊंगा कैसे। तुमको लगता है दिमाग चलाओ, क्या आएगा 2x प्लस वाई, क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, क्योंकि मुझे चाह कम से कम 14 और उससे ज़्यादा देना है। तो सेम ये दोनों का आ जाएगा, समझा इन इक्वेशन खत्म। पर इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा वर्ड में लिख लेंगे और फिर फाइनल आंसर, ठीक है। इसको भगा दे, चलो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, बोलो न्यूट्रिएंट ए कितना लिखे हैं, न्यूट्रिएंट ए कंटेन 2 यूनिट्स ऑफ फॉडर 1 एंड 1 यूनिट्स ऑफ फॉडर 2 एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 14 यूनिट्स। तो यहाँ पे देयरफॉर लिखेंगे, चलो क्या लिखेंगे, न्यूट्रिएंट्स ए राइट, अच्छा न्यूट्रिएंट्स ए कंटेन 2 यूनिट्स ऑफ फॉडर 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 यूनिट्स ऑफ फॉडर 2। ये एक तरीका है, दूसरा तरीका क्या लिख सकता हूँ मैं, उल्टा भी, फॉडर 1 कंटेन्स 2 यूनिट्स एंड फॉडर 2 कंटेन्स 1 यूनिट्स ऑफ 2 यूनिट्स एंड 1 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ए। दोनों में से लॉजिकली कौन सा लग रहा है, सही है ना, न्यूट्रिएंट्स ए नहीं होगा, उल्टा होगा, फॉडर कंटेन एंड न्यूट्रिएंट्स ना। दोनों लिखोगे चलेगा, वैसे लिख देगा कोई प्रॉब्लम नहीं, पर थोड़ा वो भी ध्यान देना। चलो यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉडर 1 कंटेन, बोलो फॉडर 1 कंटेन 2 यूनिट्स, फॉडर 1 कंटेन 2 यूनिट्स एंड फॉडर 2 कंटेन 1 यूनिट ऑफ क्या, न्यूट्रिएंट्स ना, न्यूट्रिएंट्स ए एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 14 यूनिट। देयरफॉर बोलो इन इक्वेशन क्या होगा, 2x प्लस 1y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। फिर किसको याद करेंगे, सिमिलरली, बोलो क्या आएगा, सेम बताओ क्या होगा, फॉडर 1 कंटेन 2 यूनिट्स एंड फॉडर 2 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ क्या आएगा, न्यूट्रिएंट्स बी एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 22 यूनिट्स इज देयरफॉर, बोलो इन इक्वेशन क्या होगा, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 22। क्लियर, सेम किसके लिए करेंगे हम लोग बताओ, शाबाश। तो ये होगा न्यूट्रिएंट्स सी के लिए। हाँ चलो सेम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, फॉडर 1 कंटेन 1 यूनिट ऑफ 1 यूनिट एंड फॉडर 2 कंटेन 1, किधर लिखा है, 1 यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या आएगा सी एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट इज
1 यूनिट। देयरफॉर बोलो इन इक्वेशन क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। लास्ट में क्या आएगा, नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट। सबको एक साथ समराइज कर दो, हाँ सबको समराइज कर देते। चलो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, पहले मिनिमाइज, मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू, याद है z इक्वल्स टू क्या था, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। फिर क्या आएगा यहाँ पे वर्ड सब्जेक्टेड टू इन इक्वेशन। सारे बताओ, पहले क्या आएगा, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड थर्ड इक्वेशन इज x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लास्ट में क्या आएगा, नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट which is nothing but x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0। समझा, x और y नेगेटिव होगा क्या, नहीं, क्योंकि x क्या नंबर ऑफ ऑर्डर 1 ना, तो एक तो ऑर्डर दूंगा ना, उल्टा है क्या, माइनस होगा क्या, ऑर्डर क्या चाड़ा क्या उससे निकाल के दे रहा हूँ, वही पैदा करके दे रहा है क्या, उल्टा हो गया क्या, पॉसिबल है क्या, क्लियर, कोई तकलीफ, इजी, समझा, बोला ना, एक बार समझ गया ना कि करना क्या है, सारे क्वेश्चन सेम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या, चलो बताओ क्या आएगा, अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल ए एंड बी। समझा, कंपनी कितने टाइप्स के केमिकल मैन्युफैक्चर करता है, 2 टाइप्स, केमिकल ए एंड केमिकल बी। आगे क्या लिखा है, ईच केमिकल रिक्वायर 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल पी एंड क्यू। समझो, कंपनी 2 केमिकल मैन्युफैक्चर करता है, ए और बी। केमिकल ए जो मैन्युफैक्चर करता है उसको कितने टाइप्स के रॉ मटेरियल चाहिए, 2, पी एंड क्यू। सेम केमिकल बी को भी रॉ मटेरियल कितना लगेगा, पी एंड क्यू, 2 अलग अलग रॉ मटेरियल लगता है। The table below shows the number of P and Q required to manufacture 1 unit of A and 1 unit of B and total availability यहाँ पे दिया है, हाँ मतलब देखो यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल देखो, केमिकल ए मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल जो पी लगता है कितना लगता है, 3 यूनिट्स। केमिकल बी मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है कितना, 2 यूनिट्स। और रॉ मटेरियल पी कितना अवेलेबल है, 120 यूनिट्स। सेम फॉर क्यू, नीचे देखो, द कंपनी गेट्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 350 एंड 400 बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी। यही से मिले एक्स एंड, बता कंपनी जब ए टाइप का केमिकल सेल करता है तो एक के ऊपर कितना कमाता है, 350। कितने केमिकल ए मैन्युफैक्चर किया रे, तो उस पर टोटल प्रॉफिट कितना कमाएगा, 350x। और केमिकल बी टोटल कितना मैन्युफैक्चर किया, y। एक के ऊपर कितना कमाता है, 400, तो टोटल प्रॉफिट उस पर कितना कमाएगा, 400y। प्रॉफिट है तो मैक्स ही करूंगा या मिनी, माइस, क्लियर, दिमाग चला, ये अवेलेबिलिटी है। तो अभी इन इक्वेशन समझ रहे क्या, ओरली पहले सॉल्व करते तो फिर रिटर्न में करेंगे। ओरली बता इन इक्वेशंस क्या आएगा, दिमाग चल रहा है, क्या आएगा, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120। क्यों लिखा लेस देन 1, रॉ मटेरियल इतना ही अवेलेबल है, ज्यादा से ज्यादा उतना यूज कर, उससे कम यूज करेगा चलेगा, उससे ज्यादा यूज करूंगा क्या, नहीं, कम पड़ेगा, मैन्युफैक्चर होगा क्या, समझ रहे हो। सेकेंड भी हो जाएगा, क्वेश्चन ओरली हो गया, बस फॉर्मेलिटी करना है। चलो स्टार्ट सॉल्विंग, लिखना चालू करो। क्या लिखेंगे, लेट, क्या लिखेंगे, लेट, लेट एक्स नंबर ऑफ क्या, केमिकल ए एंड वाई नंबर ऑफ केमिकल बी इज manufactured by the company
बाय द कंपनी, बराबर, इतना क्लियर, इतना मैन्युफैक्चर करता है कौन, कंपनी। देयरफॉर बोलो, हाँ क्या लिखेंगे, कंपनी गेट्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना 350 and 400 on chemical A and B respectively. Therefore बताओ प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू क्या होगा 350x प्लस 400y, इतना क्लियर, z मिल गया। आगे सोचो आगे क्या होगा, आगे क्या आएगा, अभी इसको टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी दिया है, चलो उसको लिखते हैं, बोलो क्या लिखेंगे, देखो केमिकल A requires 3 units and chemical B requires 2 unit of raw material P, बराबर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, केमिकल A require, chemical A require 3 units and chemical B require कितना होगा, require 2 units of क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल P एंड क्या लिखेंगे, टोटल अवेलेबिलिटी इज 120 यूनिट्स। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 120। फिर किसको याद करोगे रे, सिम में लड़ली, बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर, वापस केमिकल ए require 2 units and chemical B require 5 units of क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल कौन सा, Q एंड क्या लिखेंगे, टोटल अवेलेबिलिटी इज 160 यूनिट। बोलो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 160। क्या हो गया वो, तो लास्ट में सबको एक साथ लिख दे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में, बोलो z क्या आएगा, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा था 350x प्लस 400y सब्जेक्टेड टू, बताओ क्या आएगा, सब्जेक्टेड टू, पहला इक्वेशन क्या लिखा था 3x प्लस 2y is less than equals to 120। दूसरा इक्वेशन 2x plus 5y is less than equals to 160 और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट क्या आएगा, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0। कोई डाउट, आगे बात करूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट कैसे आएगा, यहाँ से ये कंप्लीट, नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में देखो, इसके पहले और उस वाले में डिफरेंस समझ रहे हैं। ये पहले वाले में देखो डेटा टैबुलर फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ था, डेटा टैबुलर फॉर्म में दिया रहता है तो इन इक्वेशंस फॉर्म करना इजी होता है। अब इसमें देखो टैबुलर फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट किया क्या, नहीं, तो टैबुलर फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करेंगे पहले,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलो पहले डेटा को रीड करो और टैबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करो। क्या लिखा देखो, अ प्रिंटिंग कंपनी, राइट, आई होप दिख रहा है। अ प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट्स टू टाइप्स ऑफ मैगजीन ए एंड बी। एक कंपनी है, कितने टाइप्स के मैगजीन बनाता है? दो, एक ए एंड बी। अच्छा, मैक्सिमम वेरिएबल अपने सिलेबस में सिर्फ दो है, उससे ज्यादा वेरिएबल नहीं है, ध्यान देना। द कंपनी अर्न रुपीज, जहां पे प्रॉफिट वहीं से जेड। अ कंपनी अर्न्स रुपीज 10 and 15 ऑन मैगजीन ए एंड बी पर कॉपी। मैगजीन ए बनाता है तो एक के ऊपर कितना कमाता है? 10, और मैगजीन बी के ऊपर एक के ऊपर कितना? 15। ठीक है, आगे देखते हैं। These are processed on machine 3 machines 1 2 3. Magazine A requires 2 hours on machine 1, 5 hours on machine 2, 2 hours on machine 1. Magazine B requires 3. दिख रहा है? बहुत सारा डेटा है, ऐसा करूंगा कुछ नहीं समझेगा। इसको किसके फॉर्मेट में बनाऊंगा? टैबुलर फॉर्म में। ओके, आगे देखो। मशीन 1 2 3 आर अवेलेबल फॉर 36 50 60 आवर्स पर वीक रिस्पेक्टिवली। कितना अवेलेबिलिटी वो भी बता दिया। Formulate the LPT to determine weekly productions of A and B so that company gets maximum profit। बराबर? तो बताओ तुमको क्या लगता है? What is X? क्या लिखेंगे? Let। क्या लिखेंगे? X क्या आएगा? बोलो। X नंबर ऑफ, शाबाश, अब आ रहा है तुम्हें। मैगजीन A and Y नंबर ऑफ मैगजीन ना, MAGA, मैगजीन, मैगजीन है ना, मैगजीन, बराबर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? मैगजीन। A and Y नंबर ऑफ मैगजीन, B is प्रिंटेड, लिखा ना, यहाँ पे क्या लूंगा? प्रिंटेड बाय द कंपनी। कोई तकलीफ? बोलो। एक के ऊपर मैगजीन, एक के ऊपर कितना कमाता है? 10। ऐसे कितने बनाया? टोटल कितना कमाया? 10। मैगजीन भी एक के ऊपर कितना कमा रहा है? 15। कितने बनाया? Y। टोटल प्रॉफिट तो Z मिल जाएगा। चलो लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंपनी ना, कंपनी अर्न रुपीज 10 एंड, छाप देता हूँ, एंड रुपीज 15 ऑन मैगजीन ए एंड बी पर कॉपी। देयरफॉर कंपनी को क्या कमाना है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या आएगा? बोलो। मैक्सिमाइज। बोलो। Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो। 10x प्लस 15y। इतना क्लियर? अब ध्यान से देखो, अभी दो चीजें डेटा दिया है। एक क्या बात कर रहा है? मैगजीन, और दूसरा बात क्या है? मशीन। अब देखो किसको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मैं दोनों तरीका बना के देता हूँ, दोनों तरीका करेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या बोलना चाह रहा, सुनो। यहाँ पे हमको बनाना है डेटा, ये हो गया रेड। अब समझो, अच्छा डेटा तो लगेगा ना, दो चीजें आएगा। क्या आएगा? पहला बताओ, पहला क्या आएगा? 2 मैगजीन और 3 प्रिंटिंग मशीन्स। तो बताओ यहाँ पे मैगजीन और यहाँ पे क्या लूँ? मशीन। उल्टा भी कर सकता हूँ, दोनों तरीका लेता हूँ, दोनों तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर लेते और इधर। बोलो, पहले जो लेंथ है उसके हिसाब से। बोलो यहाँ पे क्या ले? यहाँ पे जगह कम है, चलो यहाँ पे क्या लिखता हूँ? मैगजीन। क्या लेता हूँ? और ऊपर क्या लेता हूँ? मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मैगजीन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैगजीन। क्या आएगा? ए। और यहाँ पे क्या आएगा? मैगजीन बी। और यहाँ पे क्या आएगा? मशीन्स। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? पहले मशीन ना,
तो M1 M2 M3 या फिर तीनों लिखो यहाँ पे। मशीन यहाँ पे क्या आएगा M1 M2 M3 ना, या फिर मशीन लिखा है क्या, मशीन 1 2 3 लिखा है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मशीन 1, फिर क्या आएगा मशीन 2, और उसके बाद क्या आएगा मशीन 3। इसको बढ़ा ही देते, चल इधर ना, इधर आ गया और ये इधर आ गया। इतना क्लियर? बताओ कैसे हो जाएगा। थर्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे मशीन 3। यहाँ पे दो मैगजीन्स है ना, बोलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो इसको पहले डेटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। ध्यान से देखो क्या लिखा है। अच्छा दूसरा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है क्या, सेम यहाँ पे क्या हो मशीन और यहाँ पे क्या हो मैगजीन, दोनों तरीके से डेटा रिप्रेजेंट किया जा सकता है और दोनों का दोनों करेक्ट है। मैं चाहिए तो तुम्हें एक क्वेश्चन में दोनों के तरीके बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको बढ़ा दिया, ये इसको प्लस कर दिया। मैं तुम्हें दोनों तरीके से समझाता हूँ सो दैट समझे, ठीक है। देखो क्या हुआ, उल्टा सोचो। उल्टा क्या आएगा, यहाँ पे क्या होगा मशीन्स ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है मशीन 1, फिर क्या होगा मशीन 2, और यहाँ पे क्या होगा मशीन 3, और यहाँ पे क्या कर लेंगे होंगे मैगजीन ना, राइट। यहाँ पे क्या आएगा देखो मैगजीन कौन सा आएगा ए, और यहाँ पे क्या आएगा मैगजीन बी। डेटा को दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, चेक करो। चलो डेटा पढ़ो। दीज आर प्रोसेस ऑन 3 मशीन्स। ध्यान से देखो, मैगजीन ए रिक्वायर्ड 2 hours और मशीन 1, मैगजीन ए रिक्वायर मशीन 1 पे कितना घंटा लगता है उसको 2 hours। सेम डेटा को यहाँ पे देखो, मैगजीन ए रिक्वायर मशीन 1 पे कितना लगता है 2 hours। इतना क्लियर? आगे क्या लिखा है 5 hours ऑन मशीन 2, तो मैगजीन ए ना मशीन 2 पे कितना लगता है उसको 5 hours। मैगजीन ए को मशीन 2 पे कितना लगता है 5 hours। और आगे क्या लिखा है 2 hours ऑन मशीन 3, तो मशीन 3 पे 2 hours और मैगजीन ए को मशीन 2 पे 2 hours, बराबर। आगे क्या लिखा है मैगजीन बी रिक्वायर्स 3 hours ऑन मशीन 1, फिर 2 hours ऑन मशीन 2 एंड 6 hours ऑन, सेम यहाँ पे क्या जाएगा 3 2 6। आगे क्या लिखा देखो, मशीन 1 2 3 आर अवेलेबल फॉर, मशीन्स का अवेलेबिलिटी बता रहे हो, तो पहले टेबल में सोचो मशीन का अवेलेबिलिटी, बोलो नीचे इधर आएगा या इधर वर्टिकल आएगा, मशीन 1 अवेलेबिलिटी है ना, शाबाश, तो इधर क्या आएगा नीचे, क्या आएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक और ऐड कर दे दो, यहाँ पे ऐड हो गया, और यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे हम लोग अवेलेबिलिटी, क्या लिखेंगे अवेलेबिलिटी, बराबर ना। ओके चलो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा अवेलेबिलिटी, यहाँ पे किधर आएगा मशीन 1 ना, तो इधर क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा अवेलेबिलिटी, बराबर। अवेलेबिलिटी यहाँ पे देखो मशीन 1 कितने के लिए अवेलेबल है, मशीन 1 कितने के लिए अवेलेबल है 36, सेकेंड
50 थर्ड मशीन वन अवेलेबल कितना है 36 50 एंड कोई तकलीफ दोनों डेटा करेक्ट है तेरे ऊपर है कि तू रिप्रेजेंट कैसे करता है डेटा को इतना क्लियर अब इसी को क्या लिखना है मुझे इन इक्वेशंस दिमाग चला डायरेक्ट इन इक्वेशंस यहाँ पे सोच के आएगा 2x plus 3y is less than equals to 36 5x plus 2y is less than equals to 50 and third 2x plus 6y is less than equals to 60 क्लियर देखा अगर टेबुलर फॉर्म में डेटा आ जाए तो ज़्यादा कुछ दिमाग ना चलाते हुए भी लिख सकता हूँ मैं इक्वेशंस इन इक्वेशंस चलो लिखे क्या लिखेंगे ऐसे लिखना है मशीन वन कितना रिक्वायर 2 आवर्स नहीं मैगजीन ए रिक्वायर्स 2 आवर्स एंड मैगजीन बी रिक्वायर्स 3 आवर्स ऑफ वर्क ऑन मशीन वन एंड मैक्सिमम अवेलेबिलिटी इज 36 आवर्स चलिए स्टार्ट राइटिंग क्या लिखेंगे देखो मैगजीन राइट मैगजीन ए रिक्वायर ना मैगजीन ए रिक्वायर 2 hours बराबर एंड 2 hours एंड मैगजीन बी रिक्वायर क्या आएगा मैगजीन बी रिक्वायर 3 hours ऑफ वर्क ऑन machine 1 and maximum availability बरोबर ना maximum availability is क्या लिखेंगे 36 आवर्स बोलो देयरफॉर इन इक्वेशन क्या होगा 2x plus 3y is less than equals to 36 फिर क्या आएगा किसको याद करेंगे रे सिम्मी को किसको याद करेंगे सिम्मी लडली सिम बताओ क्या आएगा मैगजीन क्या आएगा मैगजीन कौन सा आएगा मैगजीन ए ना मैगजीन ए रिक्वायर्स कितना 5 hours एंड मैगजीन कौन सा बी रिक्वायर ना मैगजीन बी रिक्वायर क्या आएगा 2 hours ऑफ वर्क ऑन 2 hours of work on machine 2 and maximum availability is कितना आएगा 50 hours क्या आएगा 50 hours therefore बोले क्या आएगा इक्वेशन 5x plus 2y is less than equals to सेम थर्ड आएगा ना सेम चलो देखो बताओ क्या आएगा क्या बोलेंगे नेक्स्ट मैगजीन ए रिक्वायर कितना 2 hours एंड मैगजीन बी require 6 hours of work on machine 3 and maximum availability is 60 hours therefore इक्वेशन क्या आएगा देखो यहाँ पे क्या आएगा 2x plus 6y is less than equals to 60 लास्ट में सबको क्या करेंगे समराइज क्या करेंगे समराइज therefore देखो मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज था
देखो z मैक्सिमाइज क्या है 10x प्लस 15y, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू क्या था, देखो क्या था 10x प्लस 15y, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्टेड टू बताओ क्या आएगा, लिख रहा है पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y, 2x plus 3y is less than equals to 36, ये ना 2x plus 3y is less than equals to 36. नेक्स्ट क्या आएगा बोलो 5x plus 2y less than equals to 50, and next 2x plus 6y less than equals to 60. लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. देखो आ गया, समझ रहे हो, इजी. मैं ये दो अलग अलग फॉर्मेट में तुम्हें सिर्फ बताया समझने के लिए कि आंसर क्या था, ठीक है, दोनों तुम्हारे ऊपर है, तुम दिमाग कैसा चलाते हो उसके ऊपर आएगा. डन, आगे बात करें. एक और क्वेश्चन सेम देखो, ठीक है, 5th वन, और सारे क्वेश्चन सेम है. वापस क्या लिखा है देखो, सॉल्यूशन क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस बल्ब्स एंड ट्यूब्स, बल्ब्स एंड ट्यूब्स मैन्युफैक्चर करता है. ईच ऑफ दिस मस्ट बी प्रोसेस थ्रू 2 मशीन्स M1 एंड, समझा, बल्ब भी दोनों मशीन से प्रोसेस होगा एंड ट्यूब्स भी दोनों मशीन से प्रोसेस होगा. अ पैकेज ऑफ बल्ब्स रिक्वायर्स 1 आर्क ऑफ वर्क ऑन मशीन 1, 3 आर्क ऑफ वर्क ऑन मशीन 2, पैकेज ऑफ ट्यूब, मतलब क्या क्या बात कर रहे हैं, बल्ब्स एंड ट्यूब्स और साथ में मशीन M1 एंड M2, बराबर. ही अर्न्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 13.5 पर पैकेज ऑफ बल्ब. एक बल्ब के पैकेज के ऊपर कितना कमाता है 13.5, बताओ कितना पैदा किया x, कितना पैदा किया x, और ₹55 पर पैकेज ऑफ ट्यूब्स, मतलब एक पैकेज के ट्यूब्स पे कितना कमा रहा है 55, कितना पैदा किया y, टोटल कितना प्रॉफिट मारा 55 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना कमाएगा रे 13.5x प्लस 55y, दैट इज कॉल्ड एज Z मैक्सिमाइज. दिख रहा है एटमॉस कितने घंटे के लिए काम कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, दिख रहा है, बात करें. चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट जाएंगे लेके इसको, लेट क्या लिखेंगे, लेट x, यहाँ पे देखो पैकेज लिखा ना, x नंबर ऑफ पैकेज ऑफ क्या है, x नंबर ऑफ पैकेज ऑफ, पहला क्या बात किया रे बल्ब्स, x नंबर ऑफ पैकेज ऑफ बल्ब्स एंड क्या आएगा y नंबर ऑफ पैकेज ऑफ ट्यूब्स is manufactured by the लिखा नहीं ना, वहां पे क्या लिखा है मैन्युफैक्चरर, कंपनी ने लिखा है मैन्युफैक्चर, लिखा है मैन्युफैक्चर लिख दिया, राइट. चलो बताओ लिख, अभी क्या लिखेंगे, ही अर्न्स ना, ही अर्न्स कितना ₹13.5 पर पैकेज ऑफ क्या बल्ब्स एंड ₹55 पर पैकेज ऑफ ट्यूब्स, पर पैकेज ऑफ ट्यूब्स. देयरफॉर बोलो क्या आएगा, मैक्सिमाइज Z इज इक्वल्स टू, बोलो क्या आएगा
55y। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे टेबल। हाँ, टेबुलर फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करें, बराबर ना। टेबुलर फॉर्म में डेटा, देखो क्या चाहिए, मशीन्स कितना रहे, 2, प्रोडक्ट्स में कितना है, 2, और अवेलेबिलिटी है ना एटमोस्ट 10 आवर्स। कौन सा किधर लेना है बताओ। चलो ऐसा ले, हाँ ऐसा कुछ डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना मशीन, 2 है ना। हम लोग ऐसा लिखते हैं कि यहाँ पे एटमोस्ट जो भी अवेलेबिलिटी वगैरह है यहाँ पे आ जाए। कुछ ऐसा डेटा तुम्हें रिप्रेजेंट करना है। देखो मशीन्स कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, मशीन M1 वर्क फॉर एटमोस्ट 10, तो यहाँ पे मशीन्स लेता हूँ सो दैट यहाँ पे वर्क आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे मशीन्स, क्या लेंगे, मशीन्स। क्लियर। देखो यहाँ पे क्या आएगा, मशीन, कौन सा आएगा, M1, और यहाँ पे क्या लेते हैं, मशीन M2। पहला प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करेगा वो बल्ब, दूसरा ट्यूब्स, और मशीन्स दिख रहा है। ये ऑपरेट मशीन M1 फॉर एटमोस्ट 10 आवर्स एंड इन अ डे, मशीन M2 फॉर एटमोस्ट। तो मशीन्स का कितना अवेलेबिलिटी है ना, अवेलेबिलिटी। चलो डेटा को रिप्रेजेंट करो। पहला देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ पैकेज ऑफ बल्ब्स रिक्वायर 1 आर्क ऑफ वर्क ऑन बल्ब। मशीन 1 पे कितना आर्क्स वर्क करेगा, 1, और 3 आर्क्स बल्ब किस पे काम करेगा, मशीन कितने पे, 3 आर्क्स ना, हाँ। अ पैकेज ऑफ ट्यूब्स रिक्वायर 2 आर्क ऑफ वर्क ऑन मशीन M1 एंड 4 आर्क ऑफ वर्क ऑन मशीन 2। ही अर्न्स प्रॉफिट लिखा है। इफ ही ऑपरेट्स द मशीन M1, मशीन M1 कितने घंटे के लिए ऑपरेट होता है, 10, और मशीन 2 12। क्या डेटा बन जाएगा यहाँ से, यहाँ से बन जाएगा ना। बोलो इन इक्वेशंस क्या होगा, पहला x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू, सेकेंड 3x प्लस, शाबाश। चलो स्टार्ट राइटिंग, इसको लिखेंगे। बोलो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे लिख रहा था तो क्या लिखे, बल्ब रिक्वायर 1 आर्क ऑफ वर्क एंड ट्यूब्स रिक्वायर। चलो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, बल्ब, क्या लिखेंगे, बल्ब रिक्वायर 1 आवर ऑफ वर्क एंड ट्यूब रिक्वायर, क्या लिखेंगे, 2 आवर्स ऑफ वर्क ऑन, क्या लिखेंगे, मशीन M1 एंड मैक्सिमम, राइट, क्या आएगा, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी इज 10 आवर्स। देयरफॉर बोलो इक्वेशन क्या होगा, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 10। फिर किसको याद करेंगे रे, हाँ किसको याद करेंगे, सिमिलरली, कहेगा सिमिलरली, सिमिलरली। बोलो क्या होगा, सिमिलरली बल्ब रिक्वायर कितना, 3 आवर्स ऑफ वर्क एंड ट्यूब रिक्वायर 4 hours of work on machine M2 and maximum availability
देयरफॉर इन इक्वेशन बोलो क्या आएगा 3x plus 4y is less than equals to 12. क्या सबको एक साथ समराइज करे? Yes, therefore maximize z is equals to z किधर गया 13.5x and 13.5x plus 55y. फिर क्या आएगा सॉब्जेक्टेड क्या आएगा subjected to पहला इक्वेशन x plus 2y is less than equals to 10. दूसरा क्या आएगा 3x plus 4y is less than equals to 12. लास्ट में नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट x is greater than equals to 0 and y is greater than equals to 0. स्वाहा. This ends with your LPP. इससे बाहर कुछ नहीं.